चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहाँ पे साफ तौर से क्या महाराष्ट्र में सत्ता का रास्ता दिल्ली से होकर निकलेगा। ये हम इसीलिए कह रहे हैं, ये सवाल इसीलिए आ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट में निर्णायक रोल निभाने के लिए अब बीजेपी एक्शन में है। दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बैठक में महाराष्ट्र के सियासी संकट पर चर्चा हुई। वहीं बीजेपी नेता सुधीर मुंगटीवार ने कहा है कि बीजेपी इंतजार कर रही है कि कब महाविकास आघाड़ी इस बात का ऐलान करे कि उनके पास नंबर्स नहीं हैं। फूक के कदम रखने का नहीं, राजनीति में हम खुर्ची के लिए नहीं, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन पर चढ़ते जाना। सब समाज को साथ लिए हमको है आगे बढ़ना, ये हमारी भूमिका रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नमो मातृभूमि जिते जन्मभूमी, नमो आर्य भूमि जिते वाडभूमि, नमो पुण्यभूमि जिये सा सकामी, पढ़ो देह माझा सदा ती नमीमी, ये भूमिका से काम किया है। तो हमें कोई घाई है क्या? देश की जनता ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कामरूप से कच्छ तक, अगर देश की जनता ने हमें सेवा की संधि दी है, भारत माता के चरणों में अपनी सेवा अर्पण करने की संधि दी है, तो एक राज्य के लिए कोई घाई थोड़ी है। तो महाराष्ट्र के सियासी संकट पर अब एक तरफ दिल्ली में बीजेपी एक्शन में है, तो दूसरी तरफ मुंबई में शिवसेना ने अपनी सरकार को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक की। कैबिनेट बैठक के बाद अब मातोश्री में विधायकों के साथ मंथन भी होगा। इससे पहले उद्धव ने बागी विधायकों इमोशनल अपील भी की थी, जिसमें कहा गया था कि परिवार का मुखिया होने के नाते आपकी फिक्र है, आप हमसे बात कीजिए, जो चाहेंगे वही होगा। मुंबई में चल रहे सियासी घटनाक्रम पर लेटेस्ट अपडेट क्या है, जानकारी क्या है, मुंबई में अपने सहयोगी गौरव श्रीवास्तव के पास जुड़ते हैं। तमाम डिटेल्स के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नया ट्विस्ट इस ड्रामा में आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी जो सबसे ताज़ा तरीन अपडेट यही थी कि उद्धव ठाकरे ने जो कैबिनेट की बैठक की उसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहला ये कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। दूसरा ये कि अगर दूसरा गुट चाहता है कि वो सरकार गिराए तो वो आकर फ्लोर टेस्ट में शामिल हो। तीसरा ये कि उन्होंने ये कहा कि राज्यपाल ने ज़रूर 100 से ज़्यादा जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस लिए गए हैं उनको लेकर जवाब मांगा है, लेकिन राज्यपाल ने उन पर रोक नहीं लगाई है। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने साफ कहा मंत्रियों से और विभागों के सचिवों से कि आप अपने काम को जारी रखें और हमने महाराष्ट्र की सरकार से जो कुछ, महाराष्ट्र की जनता से जो कुछ कहा है उन सभी योजनाओं को आप आगे बढ़ाते रहें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उद्धव ठाकरे ने ये भी कही है कि हमें अब ये देखना होगा कि किस तरीके से हम लगातार सरकार में रहते हुए उन योजनाओं को भी ध्यान में रखें जो हमने वादे किए थे। साथ ही साथ एकनाथ शिंदे के मंत्री पद पर रहते हुए 1 जून के बाद जो कुछ फैसले उनके मंत्रालय द्वारा लिए गए उनको भी रिव्यू करने की बात जो है वो उद्धव ठाकरे ने कही है, क्योंकि अब वो सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो इन बागी विधायकों से, बागी मंत्रियों से छीन लिए गए हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि उसी गति और उसी फ्लो में जो है उद्धव ठाकरे जो है मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी सवाल यही है कि क्या 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले क्या कोई भी शिंदे गुट या भारतीय जनता पार्टी जो है वो फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे? क्योंकि जो याचिका शिंदे गुट की द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी उसमें ये दावा किया गया कि उनके पास 2/3 बहुमत शिवसेना का है, और अगर उस आधार के आधार पर राज्यपाल को लेटर लिखा जाता है तो ऐसे में अल्पमत की बात कहकर राज्यपाल फ्लोर टेस्ट का ऑर्डर कर सकते हैं। हालांकि उसी सुनवाई के दौरान देवदत्त कामत जो वकील थे महाराष्ट्र सरकार के, उन्होंने कहा था कि इस दौरान अगर यथास्थिति को बदलने की चेंज होती है, जो स्थिति बनती है, तो हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो कुल मिलाकर फ्लोर टेस्ट का जो पूरी कहानी है वो होती हुई फिलहाल नहीं नजर आ रही है। ऐसे में इस बीच में देवेंद्र फडणवीस क्या फॉर्मूला लेकर आते हैं दिल्ली में अपने आला कमान के नेताओं से मिलकर, ये देखने वाला होगा। बिल्कुल, शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट देने के लिए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हलचल है, और इस पर आपने सुना हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने तमाम डिटेल्स दी। लेकिन महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच नया मोड़ आया है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र सरकार से हाल ही में लिए गए फैसलों पर जवाब तलब किया है। राज्यपाल
भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र सरकार से 22 से 24 जून के दौरान लिए गए सरकारी फैसलों पर जवाब भी मांगा है। विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने शिकायत की थी कि महाराष्ट्र सरकार ने अल्पमत में होने के बावजूद कई बड़े फैसले लिए, जिसके तहत सरकार ने कई करोड़ रुपए जारी करने के आदेश भी दिए। राज्यपाल ने उद्धव सरकार से सवाल किया तो जवाब संजय राउत की तरफ से आया। राउत ने उन्होंने राज्यपाल ईडी की कार्रवाई और यहां पर क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, आइए आपको सुनाते हैं। 12 आमदार 2.5 वर्षापासून त्यांच्या टेबलात पडून आहेत राजभवनाच्या झाडीझुडपात, त्याची माहिती घ्यायला पाहिजे की आम्ही या आमदारांना अजून जीवदान काय देऊ शकलो नाही। 12 आमदार विधान नामनियुक्त, ठीक आहे, राज्यपाल माहिती घेतील। अशा परिस्थितीमध्ये राज्यपालांचा करोना बरा झालाय, त्याबद्दल मी त्यांना शुभेच्छा देतो आणि ते कामाला लागले असते तर त्या 12 आमदारांची फाईल त्यांनी ताबडतोब क्लियर करावी। पश्चिम बंगाल का भी मैंने नाम सुना है और पश्चिम बंगाल के टीएमसी के 15 लोगों का ईडी का नोटिस जा रहा है, मैं अभी पढ़ रहा था। तो ठीक है, ये सरकार कौन बना रहा है, बीजेपी बना रही है या सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना रही है, उस बारे में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। झारखंड में भी चल रहा है, लेकिन कुछ भी करो हम डरने वाले लोग नहीं हैं, चाहे मुझे यहाँ से गिरफ्तार करके लेके जाए। दीपक केसरकर ने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि संजय राउत शिवसेना को खत्म कर रहे हैं। कौन, किसने? दीपक केसरकर ने एक पत्र लिखा और वो कह रहे हैं वो कब आए पार्टी में, बाला साहब के देहांत के बाद वो पार्टी में आए, वो क्या शिवसेना की बात करेंगे, छोड़ दीजिए उनको, बोलो सावंतवाड़ी में चुनकर आकर दिखाइए। मुंबई में अब उद्धव सरकार हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने आज मीडिया से बात की। लगातार जुबानी हमला और पोस्टर वार यहां पर झेल रहे एकनाथ शिंदे ने आज अपनी चुप्पी तोड़ी। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल से शिंदे बाहर आए और मीडिया से बातचीत की। शिंदे ने कहा कि हम हिंदुत्व का मुद्दा आगे लेकर जा रहे हैं, हम अब भी शिवसेना में हैं और शिवसेना को आगे ले जाएंगे। हे सगळे लोक जे आहेत हे सगळे लोक अगदी आनंदात आहेत की माहिती बाहेरून येते की आमच्याबरोबर एवढे संपर्कात आहेत, तेवढे संपर्कात आहेत, कृपया त्यांनी नावं सांगावी आणि मग त्याचं स्पष्टता या ठिकाणी येईल। याच्यामध्ये खोटी माहिती दिशाभूल करण्याचं काम समोर जे लोक आहेत ते करतायत, त्यामुळे त्याच्यावर कुणी विश्वास ठेवण्याची आवश्यकता नाही। इथे 50 लोक आहेत, हे 50 लोक स्वतःच्या मर्जीने आलेत आणि ते खुश आहेत, आनंदी आहेत। एक भूमिका घेऊन आम्ही आलेलो आहे। या कुठल्याही परिस्थितीमध्ये स्वतःच्या स्वार्थासाठी इथे 40-50 लोक आलेले नाहीत। एक हिंदुत्वाची भूमिका, बाळासाहेबांची भूमिका घेऊन या ठिकाणी हे लोक आलेले आहेत। चलिए, तो यहाँ पर मीडिया से बात की आज एकनाथ शिंदे ने, लेकिन ताजा अपडेट गुवाहाटी में क्या है, पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बताएं फिलहाल क्या हलचल है वहां पर? देखिए, अभी तो सन्नाटा है, बहुत ही शांति है, लेकिन आज दिन भर बहुत हलचल रही है और ख़ास तौर से पिछले 7 दिन से, क्यों आज 7वां दिन है जब एकनाथ शिंदे अपने तमाम विधायकों के साथ इस होटल में है। और पहली बार, हालांकि एक बार वो बीच में निकले थे, गाड़ी से गए थे, किसी से मुलाकात भी की, लेकिन उनकी तस्वीर कैमरे में कैद नहीं हो पाई थी। लेकिन आज पहली तस्वीर उनकी कैमरे में कैद हुई जब वो चलते हुए आए, बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहे थे और उन्हें साफ शब्दों में कहा, कुछ चीज़ें कही कि जिस तरह से आरोप बार बार लग रहे हैं कि यहाँ पर विधायकों को रोक के रखा गया है, जबरदस्ती रोका गया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो आरोप शिवसेना और खासकर उद्धव कैंप की तरफ से लग रहे हैं कि ये जो विधायक हैं, 50 विधायक अपने आप आए हैं, किसी को जबरदस्ती लाया नहीं गया है। मैं मुंबई आऊँगा, जो धमकी दी जा रही थी कि कब तक रहोगे में आना पड़ेगा चौपाटी में, तो उसका जवाब देते हुए कहा कि मैं और हमारी पूरी जो विधायकों की संख्या है वो बहुत जल्दी बॉम्बे पहुंचेंगे और उद्धव जो बाला साहब ठाकरे हैं उनके विचारधारा को फॉलो करते हैं, उनके ही शिव सैनिक हैं। तो एक तरह से क्लियर एंड लाउड संदेश था कि बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो लड़ाई है, अंकगणित की लड़ाई है, इसको लेकर वो आगे उद्धव सरकार को गिराने में सफल रहेंगे और शिवसेना पर उनका दावा है। तो अभी तो फिलहाल रिलैक्स मूड में है, लेकिन आज दिन भर बहुत हलचल थी।
दिल्ली में भी बैठकों का दौर जारी था। अब इंतज़ार हो रहा है कि अब अगला कदम क्या उठाएंगे, क्योंकि राज्यपाल के पास चिट्ठी देनी है समर्थन वापसी का और साथ ही साथ फ्लोर टेस्ट कराने के लिए भी कहना है। तो ये कैसे होगा, कब होगा, इन सारी चीज़ों को रणनीति है कि माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन जो अगले हैं वो बहुत क्रूशियल हैं महाराष्ट्र की सियासत में। जब वहाँ पर नई सरकार के गठन और उससे पहले उद्धव सरकार से समर्थन को लेकर और फ्लोर टेस्ट को लेकर चर्चाएं होंगी। हालांकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट भी जाने की बात हो रही है कि अगर फ्लोर टेस्ट की बात होगी तो शिवसेना जाएगी सुप्रीम कोर्ट। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम डिटेल्स हमको देने के लिए। लेकिन चलिए अब किस तरह से इस कहानी में लगातार मोड़ जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इसका राजनीतिक पहलू हम कैसे समझे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दुष्यंत नागर जुड़ गए हैं। नागर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्वदेशार में आज पार्टिसिपेट करने के लिए टाइम निकाला। तो हमको बताएं, राज्यपाल को चिट्ठी यहाँ पर देनी है, फ्लोर टेस्ट के लिए भी ये रुख एक तरफ से हो चुका है। अब बताएं क्या कुछ होने के आसार ज्यादा हैं। देखिए, परिस्थितियां जिस प्रकार से घटनाक्रम चल रहा है, जो परिस्थितियां अभी वर्तमान में हैं, 50-50 है। जैसा कि श्री संजय राउत दावा कर रहे हैं और भी कई सोर्सेज से मैंने पता किया है, कुछ विधायक ऐसे हैं गुवाहाटी में जिनकी निष्ठा अभी भी उद्धव जी के प्रति है। उनका क्या रुख रहता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और अगर उन्होंने सकारात्मक की आवाज पे और बाला साहब की विरासत को देखते हुए और उन्होंने एक शिवसैनिक होने का फर्ज अगर निभाया तो सरकार बच सकती है और सरकार गिर भी सकती है। 50-50 है और देखना है किस तरीके से हालात बदलते हैं, क्योंकि जैसे ही एकनाथ शिंदे जी और उनके साथी विधायक गण महाराष्ट्र में पहुंचेंगे, मुंबई में पहुंचेंगे, तो बहुत सारा घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदलेगा। उसको देखना है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। और क्योंकि जो हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष महोदय हैं, उनके पास भी कई अधिकार हैं, उनका वो किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जी, और उनकी भूमिका पर मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी आप हमको समझाइश दें, क्योंकि अब अगर शिंदे गुट बॉम्बे आ जाता है, महाराष्ट्र में आ जाते हैं और अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से आपको लगता है कि फ्लोर टेस्ट के लिए इजाजत दी जा सकती है और ऐसे सिनेरियो में क्या कुछ होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, विप के ऊपर है कि जो नए विधायक दल के नए नेता चुने गए हैं, उनको उनके द्वारा जो विप जारी की जाती है उस पे विधानसभा उपाध्यक्ष महोदय का क्या रुख रहता है, बहुत कुछ इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। लेकिन अब अगर हम उद्धव खेमे की बात करें तो, और अगर वहां की शिवसेना या वो शिवसेना की मैं बात करूं, उसमें अब कितना दम बचा है? क्योंकि चारों तरफ से हम देख रहे हैं कि चारों खाने चित तो वो हो चुके हैं, फिर भी कहीं ना कहीं अपनी सरकार छोड़िए पार्टी को बचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या वाकई दम है? नहीं, दम है अभी। देखिए, जिस तरीके की चर्चा है, जैसी खबरें आ रही हैं, जो विधायक गुवाहाटी में मौजूद हैं या शिंदे गुट में मौजूद हैं, उनसे आप अगर देखेंगे पिछले 2 महीने में ईडी की एक्टिविटीज हुई हैं। कुछ लोगों के साथ में ईडी की पूछताछ हुई है, कुछ की प्रॉपर्टी जब्त हुई है, किसी की संस्था की प्रॉपर्टी की जब्त हुई है, बहुत सारी कार्रवाई इस प्रकार से हुई है। इसीलिए संजय राउत जी की बातों को और जो सोर्सेज हैं शिवसेना के, जो उधर से खबरें आ रही हैं, उनको महत्व दिया जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ किन्हीं कतिपय कारणों की वजह से कुछ विधायकगण शिंदे जी के साथ हों और वो मुंबई आने के बाद में अपना स्टैंड चेंज कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ सॉलिड रीजंस हैं। ऐसा नहीं है जितने विधायकगण वहां पर हैं वो सभी के सभी उद्धव ठाकरे के विरोध में वोट करेंगे, ऐसा कतई भी नहीं है। वक्त आने पे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये सब चीजें दुनिया के सामने आ जाएंगी। काफी नई बात कही है, इसके पीछे आपका विश्लेषण क्या जा रहा है? क्योंकि उद्धव खेमे में जो विधायक हैं, अब उनको भी तो अपने भविष्य के बारे में सोचना है ना। अब सब अगर शिंदे गुट की तरफ चले गए हैं, वहां पर चले गए हैं, तो उनका भविष्य और असली शिवसेना अब वो बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, शिवसैनिकों का अगर हम अध्ययन करें, हम इन शिवसैनिकों को देखें जो अभी विधायक और मंत्री बने हुए हैं, तो सभी बहुत नॉर्मल परिवार से आते हैं। बाला साहेब ठाकरे जी ने सबको एक पहचान दी, उनको शिवसैनिक का दर्जा दिया, उनको टिकट दिया, वो एमएलए बने, वो एमपी बने। तो इतना आसान नहीं है उनका उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देना। भावनाओं का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। अगर बाला साहब का आशीर्वाद इनके ऊपर से हटा लिया जाए
तो हम देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का आपको जानकारी मिलेगी कि उनकी स्वयं की क्या शक्ति है। ज्यादातर जो लोग हैं वो शिवसेना की शक्ति के ऊपर जीत के आए हैं। शिवसेना का संगठन है, उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे जी की एक अपनी पहचान है, उनकी बरसों की मेहनत है, बाला साहब ठाकरे का किया हुआ संघर्ष है, जिसकी वजह से ये लोग एमएलए बने और फिर मंत्री बने। तो उसको कुचल के आगे बढ़ जाना मुझे लगता है बहुत कठिन होने वाला है। लेकिन इससे पहले अगर हम पिछले 2-2.5 साल की बात करें, जो घटनाक्रम हुए, जिस भी तरह से विधायकों को दूर कर दिया गया, मुख्यमंत्री जी ने उनसे बात नहीं की, जो उनके आपसी घर में हम देख रहे हैं कि दिक्कतें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि जो बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना खड़ी की थी वो तो डाइल्यूट हो गई है पूरी तरह से? जिन भावनाओं की आप बात कर रहे हैं, इमोशंस की बात कर रहे हैं, उसी इमोशंस को लेकर तो एक शिंदे गुट बना है। दुष्यंत जी, चलिए यहाँ पे शायद कोई तकनीकी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ, एक बार शिंदे गुट अगर महाराष्ट्र में आए तो हम वाकई घटनाक्रम काफी तेजी से बदलता हुआ जरूर देखेंगे। लेकिन अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबरों की ओर, जहां पर जीएसटी काउंसिल की बैठक पहले दिन जीओएम की अंतरिम रिपोर्ट को मंजूरी यहां पर दे दी गई है। रेट रैशनलाइजेशन और सिस्टम रिफॉर्म से जुड़ी जीओएम की सिफारिशों को भी काउंसिल की हरी झंडी यहां पर मिल गई है। साथ ही शिकायतों के निपटारे के लिए इनकम टैक्स की तर्ज पर जीएसटी ट्रिब्यूनल बनाने का फैसला भी लिया गया है। पूरी डिटेल्स हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दे रहे हैं। प्रकाश, आप काफी बारीकी से ट्रैक कर रहे हैं इस बैठक को, बताएं ताजा अपडेट क्या है, क्या कुछ आपके हाथ इंफॉर्मेशन लगी है? देखिए, जीएसटी काउंसिल की ये बैठक काफ़ी एक्शन भरा बैठक अभी तक रहा है और पहले दिन की बैठक अभी ख़त्म हुई है कुछ देर पहले, और जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं कई बड़े फैसले हुए हैं। और सबसे अहम फैसला जो है जिसका जिक्र आप कर रही थी, रेट रैशनलाइजेशन के ऊपर जीओएम की जो अंतिम रिपोर्ट थी उसको जीएसटी काउंसिल ने मंजूर कर लिया है और अब उस पर आगे बढ़ा जाएगा। इसका मतलब ये है कि दरों में कई तरह के बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। खाने पीने के कुछ आइटम्स हैं जिसकी कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अंतरिम रिपोर्ट में जो सिफारिशें जीओएम ने की है उस पर अगर आप नज़र डालें तो जो पैकेज्ड फूड है और अनब्रांडेड फूड हैं उस पर जो जीएसटी है, जो जीएसटी एग्जेम्पशन मिलता था उसको अब एग्जेम्प्टेड लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अब उस पर उन आइटम्स पे जीएसटी लगेगा। एग्जांपल के तौर पे आप पैकेज्ड दही की बात कर लिए, लस्सी, बटर मिल्क, वो 5% जीएसटी अब उस पर चुकाना होगा। पफ्ड राइस है, फ्लैटेंड राइस है, उस पर भी जो जीएसटी की छूट मिल रही थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा ग्रीन टी है जो 5% जीएसटी में जिसको रखा गया है। व्हीट ब्रेन, राइस ब्रेन 5% जीएसटी स्लैब में रखा गया है। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स से को जो एफएसएसएआई की तरफ से जीएसटी छूट मिल रही थी उसको भी उस छूट को भी हटाने का फैसला किया गया है। 5,000 रुपये से ज़्यादा के हॉस्पिटल बेड आईसीयू को छोड़ के जो जहां पर जीएसटी एग्जेम्पशन का फ़ायदा मिल रहा था उस पर भी एग्जेम्पशन हटा लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट में जो अगर आप बिजनेस क्लास से ट्रैवल कर रही थी, एयरपोर्ट्स को छूट मिल रही थी जीएसटी, उस पर भी ये छूट हटाने का फैसला किया गया है। तो इस तरीके से तमाम ऐसे आइटम्स हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार किया गया है, जैसे प्रिंटिंग, राइटिंग है, ड्राइंग इंक है, उस पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। एलईडी लाइट्स, लैंप्स, फिक्चर पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। सोलर वाटर हीटर पे, सिस्टम पे जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। तो तमाम ऐसे आइटम्स हैं जिस पर जीएसटी की दरें बढ़ाई गई हैं और आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा। इसके अलावा एक और अहम है घटनाक्रम हुई है जो फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट थी, जो कि कुछ राहत भरी बात है कंज्यूमर के लिहाज से। अगर आप देखें तो फिटमेंट कमेटी की सिफारिशों को जीएसटी काउंसिल ने मान लिया है। इसका मतलब यह है कि उन सिफारिशों की अगर आप बात करें तो टेट्रा पैक पर जो जीएसटी है जो इस वक्त 12% है उसको बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। लेकिन रोपवे ट्रेवल अगर आप करती हैं और वहां अभी तक 18% जीएसटी लग रहा था, उसको कम करके 5% करने का फैसला किया गया है। सीवेज ट्रीटेड वाटर पे जीएसटी 18% से घटाकर उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। जो ईवी बैटरीज है उस पर वो अगर बैटरी के साथ ईवी है या विदाउट बैटरी है जीएसटी 5%
रहेगा उसको स्पष्ट किया गया है। हर तरह के ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स पर जीएसटी जो है अब सिर्फ 5% लगेगा, तो यहाँ पे कुछ राहत की बात है। इसके अलावा जिस जीओएम रिपोर्ट की आप बात कर रही थी उसमें एक जीओएम की रिपोर्ट थी जो कि हाई रिस्क जो टैक्स पेयर्स हैं, कैसे टैक्स की चोरी पर लगाम लगाई जाए, कैसे कंप्लायंस को ज़्यादा दुरुस्त किया जाए, इसकी जो सिफारिशें थी जीओएम की उसको जीएसटी काउंसिल ने मान लिया है और ये कहा है कि हाई रिस्क जो टैक्स पेयर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन के वक्त जो बायोमेट्रिक कराना ज़रूरी होगा। इसके अलावा एक और रिपोर्ट थी जो कि इस बात से संबंधित जिसका संबंध था कि कैसे आने वाले दिनों में जो जीएसटी से संबंधित जो विवाद हैं उसका निपटारा कम से कम समय में हो। उसके लिए इस बात पर फैसला हुआ है कि एक सेपरेट जो है जीएसटी ट्राइब्यूनल बनेगा इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल के तर्ज पे, जहां पर जीएसटी से संबंधित जो मामले हैं उसका निपटारा समय पर किया जाए, वहीं पर सुनवाई होगी और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में जीएसटी से संबंधित जो विवाद है उसका निपटारा कम से कम समय में हो जाएगा। तो ये तमाम ऐसे फैसले हैं जो कि जीएसटी काउंसिल ने आज लिए हैं और ये सारी जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूं अभी ऑफिशियल नहीं है, सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है। कल जीएसटी वित्त मंत्री की 4 बजे एक अहम बैठक है जहां पर इन फैसलों को पर आधिकारिक मुहर जो है वो लगेगी। क्रिप्टो एसेट्स पर किस तरह से क्या कोई फैसला लिया गया है और इसके अलावा कल कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिन पर फोकस होगा, एजेंडा क्या होगा कल की बैठक का, ये बताएं। जी, क्रिप्टो असेट्स का जहां तक सवाल है, एक प्रस्ताव था कि इस पर 28% जीएसटी लगाया जाए, लेकिन जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, फैसला टल गया है। इसके लिए अधिकारियों की एक कमेटी का गठन हुआ है जो कंप्लीट क्रिप्टो इकोसिस्टम है उसकी स्टडी करेगा और फिर जीएसटी काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसके लिए हरियाणा और कर्नाटक के अधिकारियों की एक कमेटी का गठन हुआ है जो अगले कुछ दिनों में इस पूरे मसले पे क्रिप्टो एसेट से संबंधित जो इकोसिस्टम है उस पर स्टडी करने के बाद अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल को सौंपेगा। ये कमेटी सौंपेगी, उसके बाद इस पर आगे आने वाले दिनों में चर्चा होगी। जहां तक कल क्या क्या हो सकता है इस सवाल का जवाब है तो 2 अहम मसले हैं कल जिस पर चर्चा जीएसटी काउंसिल करेगी। सबसे पहला तो ये कि जो जीओएम की रिपोर्ट जो कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग से संबंधित है उस पर कल जीएसटी काउंसिल चर्चा करने वाली है, क्योंकि इन तीनों ही सर्विसेज पे जीओएम ने 28% जीएसटी लगाने की सिफारिश की है। हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इन तीनों ही कैटेगरी के जो सर्विसेज है उस पर जीएसटी काउंसिल 28% के प्रस्ताव को मंजूर कर सकती है। हालांकि सिक्किम का इसमें एक शिकायत ये है कि खासकर कैसीनो से संबंधित इसके वैल्यूएशन से संबंधित जो प्रस्ताव दिया गया है, जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव की मांग वो कर रहे हैं। इसके अलावा एक जीएसटी कॉम्पनसेशन का मसला है जिसकी मियाद 30 जून 2022 को ख़त्म हो रही है और तमाम राज्य इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से उनके राजस्व पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है। ऑनगोइंग जो इन्फ्लेशन की स्थिति है, ग्लोबल क्राइसिस है, उसकी वजह से भी राजस्व का नुकसान हुआ है। लिहाजा जीएसटी कॉम्पनसेशन की जो मियाद है उसको कम से कम अगले 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया जाए। तमाम राज्य इसकी मांग कर रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि कल जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस मसले पर काफ़ी विस्तार से चर्चा होगी। चलिए, शुक्रिया प्रकाश तमाम डिटेल्स हमको देने के लिए। आपसे लगातार कल भी हम अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनके बेटे आकाश अंबानी को उनकी जगह बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। इसके साथ ही मुकेश अंबानी के अपने सक्सेशन प्लान को अमल में लाने के लिए अपने कदम को बढ़ा दिया है। पूरी अपडेट इस खबर को लेकर सहयोगी विनी मोतीवाला दे रही हैं। रिलायंस जियो के बोर्ड ने जो अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने अप्रूव किया है आकाश अंबानी एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, और इसमें बड़ी बात क्या आ रही है कि मुकेश अंबानी रिजाइन कर रहे हैं डायरेक्टर ऑफ द कंपनी से, रिलायंस जियो के बोर्ड को रिजाइन कर रहे हैं। ये है विद इफेक्ट फ्रॉम जून 27 और उनकी जगह पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर बन के आएंगे वो है पंकज मोहन पवार, और ये भी वो टेक ओवर करेंगे मैनेजमेंट डायरेक्टर की प्लेस जून 27 से। उसके अलावा एक और जो अनाउंसमेंट आ रही है कि बोर्ड ने अप्रूव की हुई है अपॉइंटमेंट रमिंदर सिंह गुजराल की एंड केवी चौधरी की एज एडिशनल डायरेक्टर्स, एंड ये भी 5 साल के लिए ही है जून 27 से। तो इंटरेस्टिंग रीजिग आ रहा है यहाँ पे रिलायंस जियो में। ये तो एक सक्सेशन प्लान ही हो रही है वहाँ पे, और पहले से ही हम जानते थे आकाश अंबानी, ईशा अंबानी स्पीयर हेड कर रहे थे जियो प्लेटफॉर्म को। तो फाइनली आकाश अंबानी अब बन चुके हैं चेयरमैन रिलायंस जियो में, और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। ये सक्सेशन प्लान कैसे आगे बढ़ती है, इन प्लेस आ रही है रिलायंस जियो की सक्सेशन प्लान।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तमाम विरोधों और चुनौतियों के बावजूद अब सिंगल यूज प्लास्टिक देश भर में बैन होने जा रहा है। क्या होंगी आगे की चुनौतियां और कितना सक्सेस होगा सरकार का ये प्लास्टिक मुक्त भारत का मिशन? पेश है इसी मुद्दे पर स्वदेश विशेष। ज़मीन से लेकर आसमान, इंसान से लेकर जानवर सभी प्लास्टिक के चलते मुश्किल में है। लेकिन ज़रूरी ऐसी है कि प्लास्टिक की चीज़ों के बिना काम भी नहीं चलता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। काम हो या ना हो, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा। जी हाँ, तमाम विरोधों और चुनौतियों के बावजूद अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक देश भर में बैन होने जा रहा है। क्या होगी आगे की चुनौतियां और कितना सक्सेस होगा सरकार का प्लास्टिक मुक्त भारत का मिशन, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं रिपोर्ट और उसके बाद हमारे जो गेस्ट हैं, किशोर संपत जो कि प्रेसिडेंट है प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के, और डॉक्टर विजय हब्बू जो कि पॉलीमर साइंटिस्ट है, उन दोनों से बात करेंगे। आखिरकार वो घड़ी नजदीक आ रही है जिसका सालों से इंतजार था। हिंदुस्तान अब सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त होने की दिशा में पहला कदम बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि 1 जुलाई से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं बिकेगा। कई कंपनियों की नाराजगी के बावजूद सरकार की प्लास्टिक बैन की तैयारी जारी है, जिसमें शुरुआती दौर में 19 आइटम शामिल किए गए हैं, जो पर्यावरण ही नहीं इंसानों और जानवरों के लिए भी खतरनाक है। इनमें खाने के सामानों के पैकेट, नूडल्स के पैकेट, बिस्किट और चिप्स के मल्टीलेयर पैकेट शामिल हैं और पहली बार केंद्र सरकार द्वारा इस तरह का बैन लगाया जा रहा है। कई कंपनियों और एसोसिएशन ने बैन को टालने की बार बार सरकार से गुहार भी की। एआरसी ने तो पीएमओ को एक चिट्ठी लिखकर यहां तक कहा कि विकल्प के बिना इस तरह का कदम उठाने से इंडस्ट्री को 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। मगर सरकार ने सारी दलीलें नकारते हुए पैसे की जगह पर्यावरण को तवज्जो दी। एआरसी में पार्ले एग्रो, कोका कोला, पराग, डाबर और कैवन केयर समेत 15 से अधिक कंपनियां हैं। इनका 80% कारोबार सिंगल यूज पर ही टिका है। इससे पहले देश के सबसे बड़े डेयरी समूह अमूल ने भी सरकार से प्लास्टिक स्ट्रॉ पर लगने वाले प्रतिबंध को कुछ समय के लिए टालने का अनुरोध किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 साल पहले सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की बात कही थी और उसके बाद पिछले साल दिसंबर में इस बारे में फाइनल नोटिफिकेशन जारी हुआ था और इंडस्ट्री को बदलाव करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया था। और अब 1 जुलाई से देश इस दिशा में अपना पहला कदम उठाने जा रहा है, यानी कि भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अपनी जंग शुरू कर दी है। लेकिन लड़ाई काफी लंबी है, क्योंकि इन प्लास्टिक बैन का असर तो करीब 2 साल बाद दिखना शुरू होगा। ईटी नाउ, स्वदेश। इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ जैसे कि हमने बताया कि किशोर संपत जो कि प्रेसिडेंट है प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के, और विजय हब्बू हैं जो कि पॉलीमर साइंटिस्ट हैं, दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर सर, पहला सवाल आप ही से होगा मेरा, कितने तैयार हैं हम इस ट्रांजिशन के लिए? क्योंकि कुछ समय पहले तक ये बात हो रही थी कि शायद तक इतनी जल्दी कैपेसिटी बिल्डअप ना हो पाए, पर क्या हम तैयार हैं अब इस कदम के लिए? सबसे पहले तो मैं किशोर संपत प्रेसिडेंट पॉलीमर प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन चैनल का आभारी हूँ कि आपने हमें समय दिया और इंडस्ट्री की तरफ आपने ध्यान दिया और इंडस्ट्री की बातें सुनने आए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस समस्या के अंदर 88,000 MSME रजिस्ट्रेशन उद्योग आधार के हिसाब से 88,000 कंपनियां हैं, फैक्ट्री जो ये एक्टिविटी आइटम से रिलेटेड है। इसके अंदर 39,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट है और लगभग 10 लाख लोग इससे रोजगार पाते हैं और 25,000 करोड़ रुपए का ये एक्सपोर्ट है। मतलब ये एक बहुत बड़ा उद्योग है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो 15 आइटम आपने बताई है वही आइटम के ऊपर प्रतिबंध है, बाकी सब किसी आइटमों के ऊपर ये बैन के कुछ नहीं है, खाली ये लिमिटेड आइटम के ऊपर ही बैन है। जहाँ तक आपने तैयारी की है तो सबसे पहले तो इंडस्ट्री की ओर से मैं बता दूं कि हम गवर्नमेंट का टोटली सपोर्ट करते हैं स्वच्छ भारत अभियान, और हमारी जवाबदारी और हमारे कार्य में हम सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को इस कार्य में। लेकिन हमारी विनती सिर्फ इतनी है कि ये काम बहुत बड़ा है, बहुत सारे उद्योग इससे लगे हुए हैं और 150 करोड़ की हमारी आबादी है, तो काम बहुत बड़ा है। तो अगर जो थोड़ा समय मिल जाता तो इस बदलाव के लिए हमने और अच्छी तरह से स्मूथली हम जा सकते थे, क्योंकि हमारे जो हमने कहा तो 88,000 कंपनियां हैं, उनके लोग लगे हुए हैं, बैंकों की लोन चालू है
कस्टमर जो धंधा है प्लस ऑल्टरनेटिव के ऊपर हमें तैयारी करने का और वक्त मिल जाता तो काफी स्मूथ तरीके से ये हो सकता था। चलिए विजय सर आपके पास आते हैं। सबसे पहली बात तो कि सर इसका सोल्यूशन क्या है, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? प्लास्टिक बैन तो हो गया है, लेकिन अब इसका जो ऑल्टरनेट निकल के आ रहा है वो क्या क्या ऑल्टरनेट हो सकते हैं? प्लास्टिक तो जहरीली पदार्थों से बचने के लिए खोज की गई एक नया पदार्थ है। इसीलिए तो अपने इस कोविड वगैरह अन्य कारणों की वजह से समय विषाणुओं से बचने के लिए प्लास्टिक्स का ही उपयोग हुआ ना। तो प्लास्टिक्स भी अपने आप में विषारी चीजें नहीं है। बाढ़ों की वगैरह अन्य बाकी कठिन समय में काम आने वाली चीजें तो प्लास्टिक ही है। खैर उसका कारण है अचानक, आपने जैसे कहा कि अचानक से इसने अपने जिंदगी में ये फैलाव हुआ उसका, इसके कारण कुछ तो समस्या आई है पर्यावरण में, वो लेकिन प्लास्टिक्स के कारण नहीं है, अपनी आदतों की वजह से हुई है। खैर जो भी है, आज तो समस्या है, उसको तो अनदेखी नहीं कर सकते। तो इस कारण जो सरकार ने, और केवल भारत सरकार ने, सारी दुनिया के सारे देशों में कहीं किसी न किसी प्रकार से प्लास्टिक्स के उपयोग पर निर्बंध आ रहे हैं। तो उसमें कुछ दो राय नहीं कि इस समस्या को नियंत्रित करना चाहिए। पर आप देखिए जो अचानक से जो ये सारी जो उद्योग वगैरह कारोबार बसे हैं, इतने सालों तक सरकार ने कहा कि ये नए पदार्थ है, नए युग का नया पदार्थ है, उसके लिए आप उसमें उद्योग जमाओ। तो इसके लिए लोगों ने उद्योग जमाए। अचानक आप अभी उससे कहने लगे कि नहीं ये जहरीले पदार्थ है, उसको बंद करो। ये तो उल्टा हुआ ना। तो उद्योग इस तरह से नहीं चलेंगे। पर कोई भी चीज होने के लिए उसको जैसे कहते हैं स्केल में होना जरूरी है, मतलब उसको बड़ी मात्रा में उसको प्रोडक्शन होना चाहिए। क्या इन चीजों से संभव है? मुझे नहीं लगता है इसे संभव है। तो कुछ चीजों में प्लास्टिक्स में मेरे विचार से दोबारा सर मैं आपके पास वापस लौट के आऊँगा। पहले पर्यावरण के लिए प्लास्टिक कितना खतरनाक है ये तो हम जानते हैं, लेकिन प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम हो, इसी कोशिश में 1 जुलाई से जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम जैसे कि प्लास्टिक स्ट्रॉस, कैंडी स्टिक्स, प्लास्टिक के स्पून, फोक पर बैन लागू हो जाएगा। ऐसे में कंपनियां कितना तैयार है? हमारे संवाददाता खुशबू तिवारी ने भी एक रिपोर्ट करी थी, उसमें बात करते हैं, उसको देख लेते हैं एक बार, फिर वापस आएंगे चर्चा पर। ऐसे कई ड्रिंक्स के पीछे आप लोग भी अब नज़र गड़ाए बैठे होंगे, लेकिन इन 2 पैकेट्स में जो बहुत ही एक जैसे लग रहे हैं, इसमें एक बड़ा डिफरेंस है। दोनों टेट्रा पैक ज़रूर हैं, लेकिन एक में जो पेपर स्ट्रॉ है बल्कि दूसरे में अब भी प्लास्टिक स्ट्रॉ है। लेकिन ये ज़रूरी क्यों है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जुलाई से सरकार ने सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है उस पर बैन लगाने का ऐलान किया हुआ है। जो F&B मेजर्स हैं, जो फूड एंड बेवरेज कंपनीज हैं, उन पर इसका कितना असर पड़ेगा, चलिए जानते हैं। सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 को नोटिफाई कर दिया है, जिसके तहत ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक की पहचान की गई है जो लो यूटिलिटी वाले हैं और जिनसे कचरा और पर्यावरण को ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। इसमें प्लास्टिक स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, फोक, स्ट्रॉ, ट्रे, पैकिंग फिल्म्स जैसे आइटम शामिल हैं। इनसे उन कंपनियों पर असर पड़ेगा जो ऐसे पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ज्यादातर पैकेजिंग अब EPR के तहत शामिल मटेरियल में ही हो रही है, लेकिन स्ट्रॉ एक ऐसी कड़ी है जहां अमल में लाने में कई कंपनियों को दिक्कत हो रही है। डाबर, जो रियल ब्रांड के तहत टेट्रा पैक्स में जूस बेचते हैं, उनका कहना है कि वे पेपर स्ट्रॉ इंपोर्ट करने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन इससे कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगा। वहीं अमूल, जिसकी छाछ और लस्सी टेट्रा पैक में आते हैं, उनका भी कहना है कि पेपर स्ट्रॉ पर लागत प्लास्टिक स्ट्रॉस के मुकाबले 4 से 5 गुना ज्यादा है और ये उनके प्रोडक्ट्स के लिए सही विकल्प भी नहीं है, क्योंकि पेपर जल्दी घुल जाता है। कंपनियों की मांग है कि बैन की डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाए ताकि भारत में ही इसके विकल्प खोजने और इसकी कैपेसिटी पर काम करने का समय मिल सके। वहीं दूसरी ओर नेस्ले इंडिया ने अपनी कॉफी रेंज प्रोडक्ट्स के साथ प्लास्टिक की बजाय पेपर स्ट्रॉज देने की शुरुआत कर दी है। उनका अनुमान है कि इससे सालाना लगभग 3 करोड़ प्लास्टिक स्ट्रॉ हट जाएंगी। दरअसल कंपनी का लक्ष्य है कि साल 2025 तक वे पूरी तरह रिसाइक्लेबल या रीयूज किए जा सकने वाले पैकेजिंग पर शिफ्ट हो सकें। लेकिन अन्य कंपनियों के लिए राह आसान नहीं, क्योंकि उन्हें भारत में ही बेहतर और टिकाऊ विकल्प का उत्पादन करने के लिए और समय चाहिए। खुशबू तिवारी, ETN स्वदेश। रुक करेंगे दूसरी खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने व्हाइट गुड्स PLI स्कीम के दूसरे चरण के लिए चुनी गई कंपनियों के नाम का ऐलान कर दिया है। 15 कंपनियों का चयन किया गया है और इस पर तमाम डिटेल्स के लिए हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने DPIIT के अतिरिक्त सचिव अनिल अग्रवाल से बात की।
भारत सरकार को पीएलआई स्कीम जो व्हाइट गुड्स के लिए है उसके लिए बेहतर रिस्पांस मिला है। जो दूसरा राउंड में है उसमें सरकार को तकरीबन 1400 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है। अनिल अग्रवाल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, जो बात करेंगे। सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जो दूसरा राउंड है पीएलआई स्कीम के लिए उसमें सरकार ने तकरीबन 15 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया है। पूरा खाका क्या रहा, कितनी कंपनियों ने आवेदन किया था, शॉर्टलिस्ट किया है, निवेश कितने, कमिटेड इन्वेस्टमेंट कितना आपको हासिल हुआ है? पीएलआई स्कीम फॉर व्हाइट गुड्स एयर कंडीशनर्स और एलईडी लाइटिंग के कंपोनेंट्स की हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिजाइन किया गया। इसमें हमने पहले राउंड में जब एप्लीकेशंस ली थी तो उसमें हमारी करीब 52 एप्लीकेशंस आई थी। उनमें से 46 को अप्रूव किया गया। जी सर। विथ अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट मोर देन 5,200 करोड़। हमने ये देखा कि अभी फिर भी स्कोप है, कुछ और कंपनियों को एक चांस दिया जा सकता है, तो दूसरे राउंड में एप्लीकेशंस इनवाइट किया गया जी। और इस बार हमारे पास 19 एप्लीकेशंस आई। उनमें से 15 एप्लीकेशंस को आज अप्रूवल दिया गया है। और इनका टोटल इन्वेस्टमेंट है करीब 1368 करोड़। इसमें 6 कंपनियां एसी की हैं जो कि 900 से ज्यादा करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगी, और 9 कंपनियां एलईडी की हैं जो कि 460 करोड़ के आसपास उनका इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह से ये जो पीएलआई फॉर व्हाइट गुड्स की स्कीम है, ये हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स की तरफ हम जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर के टोटल इन्वेस्टमेंट, अब इसमें अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो 61 कंपनीज हैं, दोनों राउंड्स को मिला के 61 कंपनीज अब इस स्कीम में हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट उनका 6,600 करोड़ से भी ज्यादा अब हो गया है। और इसमें से 33 कंपनीज हमारी एसीज की हैं, 28 कंपनीज एलईडीज की हैं। एसीज में इन्वेस्टमेंट करीब 5,200 करोड़ से ज़्यादा है। एलईडी में इन्वेस्टमेंट करीब 1,300 करोड़ के आसपास, उससे ज़्यादा है। और इसलिए हमें लग रहा है कि ये पूरा का पूरा जो स्कीम जिस तरह से डिज़ाइन की गई, जिस तरह से इंडस्ट्री के साथ में बैठकर इस स्कीम को डिज़ाइन किया गया, उनकी कंसर्न्स को रखा गया, और इम्प्लीमेंटेशन हमने जिस तरह से किया, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इंडस्ट्री से सरकार ने बात की, उसके कारण बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस स्कीम के माध्यम से अब जो एसी में आज हमारा जो इंपोर्ट कंपोनेंट जो 75% है, वो रिड्यूस होकर के लेस देन 20% होगा इन द नेक्स्ट 5 years। इसी तरह से एलईडी में जो आजकल हमारा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन 40 to 45% है, इट विल इंक्रीज टू अबाउट 80 to 85%। और इसलिए ये दोनों स्कीम्स हमें लग रहा है कि काफी अच्छे रास्ते पर चल रही है। गलत बयानी या भ्रामक विज्ञापनों को लेकर शिकायतों में पिछले साल के मुकाबले इस साल 62% का इजाफा हुआ है। एस्की यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा शिकायतें एजुकेशन, हेल्थ केयर और डिजिटल करेंसी के विज्ञापनों के खिलाफ मिली है। क्या है ये पूरी रिपोर्ट? हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जानकारी दे रहे हैं। या भ्रामक विज्ञापनों को लेकर के एएससीआई एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट जारी करी है, और ये रिपोर्ट साफ तौर पे बताती है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल यानी कि साल 2020-21 में जो कंप्लेंट सरकार को मिली है एडवर्टीजमेंट को लेकर के, उसमें 62% का इजाफा हुआ है। यानी कि ये वो एडवर्टीजमेंट है जो कि सही नियमों का पालन नहीं करते हैं, ये एड मिसलीडिंग है या सही जानकारी नहीं मुहैया करा रही हैं। तो जो कुल शिकायतें सरकार को इन एडवर्टीजमेंट के लिए मिली हैं, उसमें सबसे टॉप पर है एजुकेशन सेक्टर, उसके बाद में हेल्थ सेक्टर आता है, और एक दिलचस्प बात यह है कि क्रिप्टो को लेकर के भी यानी कि वर्चुअल डिजिटल करेंसी को लेकर के भी सरकार को ज़बरदस्त शिकायतें मिली हैं, और ये टॉप 5 में शामिल है। 400 से ज़्यादा शिकायतें डिजिटल करेंसी को लेकर के मिली हैं कि उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में गलत या भ्रामक जानकारियां दी हैं। एक और दिलचस्प बात यह है रिपोर्ट में जो बताया गया है कि 42% का इजाफा हुआ है ऐसे एडवर्टीजमेंट के को लेकर के शिकायतों में, जिसमें सेलिब्रिटी भी शामिल हैं। तो इन ऐड को लेकर के सरकार ने साफ तौर पर कहा, यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ने साफ तौर पे कहा है कि 94% ऐड ऐसे हैं जिसमें या तो उनको दुरुस्त करना है, या दी गई जानकारियों को ठीक करना है, या ऐड को वापस करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा कदम यहाँ पर एएससीआई के द्वारा यहाँ पर उठाया गया है। लेकिन जो 5,000 से ज़्यादा शिकायतें मिली हैं, वो इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी में जो एडवर्टीजमेंट फिलहाल जारी किए जा रहे हैं, उसमें काफ़ी कुछ नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसको लेकर के लगातार एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल अपनी तरफ से कदम उठा रही है। और लोगों से
भी जागरूक रहने की बात करें कि वो अगर शिकायत करेंगे तो उनका निवारण भी जल्द से जल्द किया जाएगा।